राज्यसभा में ये तय हुआ था कि प्रश्नकाल के बाद एक कॉल अटेंशन मोशन है जो एपिडेमिक फैला है यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में, उसके बाद एक बिल लेंगे। तब तक शायद फाइनेंस मिनिस्टर फ्री हो जाए या डिबेट लोकसभा की आगे बढ़ चुकी होगी और आज आरंभ कर देंगे ब्लैक मनी पे डिबेट। नोटिस 167 का था, नोटिस 167 का ही था, लेकिन सुबह से ही हम लोग चाहते थे कि डिबेट शुरू हो जाए और जब ये बात आई कि प्राइस राइज पहले ले लो तो सुबह 11 बजे अहलुवालिया जी ने खड़े होकर हाउस में कह दिया कि ब्लैक मनी पे हमें शुरू करना है, लेकिन हम फ्लेक्सिबल हैं सीरियल ऑर्डर के संबंध में। आप ब्लैक मनी पहले लीजिए, आप प्राइस राइज पहले लीजिए, और अगर लोकसभा के साथ आपने पैरिटी रखनी है तो प्राइस राइज पहले ले लीजिए। हमारे लिए दोनों विषय महत्व के हैं, हम इसमें कोई प्रेस्टीज पे खड़े नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग शायद इस विषय पे स्वीकार नहीं कर रहे थे। वोटिंग प्रावधान पर जा रहे थे और सरकार शायद चाहती थी कि वोटिंग प्रावधान पे न हो प्राइस राइज का विषय। ब्लैक मनी वाला तो प्राइस राइज वोटिंग प्रावधान में है। और जैसा सुषमा जी ने कहा कि एक प्रकार से फ्लोर मैनेजमेंट का पूरा फेलियर है। मित्रों, जो एक पिछले 2 दिन से ये विषय मीडिया में आ रहा है कि एक कैबिनेट नोट सर्कुलेट हुआ है और शीघ्र ही सरकार इस पे अपना विचार बनाने जा रही है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए। आज सिंगल ब्रांड में, यानी कि कोई एक ब्रांड है तो उसमें 51% एफडीआई है जो यूपीए 1 के दौरान लाई गई थी। लेकिन क्योंकि जो सिंगल ब्रांड है वो केवल समाज में जो बहुत संपन्न लोग हैं वो उन तक सीमित होता है, लेकिन मल्टी ब्रांड का अर्थ ये है कि जो बड़े बड़े स्टोर्स होंगे जहां विभिन्न प्रकार के चीजें मिलेंगी, जिसमें हर आइटम हम कह सकते हैं एवरीथिंग कंसीवेबल अंडर द सन इज अवेलेबल देयर। फ्रूट्स, फूड्स, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाइट गुड्स। अब इसमें मल्टी ब्रांड में एफडीआई लाना, भारतीय जनता पार्टी इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। और जो स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा उसमें डिटेल कारण हम लोगों ने दिए हैं जिसकी वजह से हम लोग इसका विरोध करते हैं। आज अगर आप देश में रोजगार का पैटर्न देखें तो कुछ लोग हैं जो मजदूर क्षेत्र में कार्य करते हैं या जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कुछ के पास स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट है, और सबसे अधिक वर्ग वो है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। दूसरा तथ्य यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो चरित्र है उसमें 58% जीडीपी में योगदान सर्विसेज सेक्टर का है। और सर्विसेज सेक्टर में रिटेल सेक्टर, चाहे छोटी दुकान हो, चाहे कोई स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे बड़ी दुकान हो, रिटेल सेगमेंट सर्विसेज सेक्टर का एक बहुत बड़ा अंग है। हम लोग ये मानते हैं कि जो दुनिया का पूरा अनुभव हुआ है उसमें सबसे पहला आवश्यकता जो आती है कि जो बाजार है
वो जब फ्रैगमेंटेड होता है, बिखरा हुआ होता है, तो उपभोक्ता के पास चॉइसेस होती हैं। मार्केट्स हैव टू बी फ्रैगमेंटेड एंड नॉट कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड मार्केट में कंज्यूमर चॉइस समाप्त हो जाती है। मान लीजिए मल्टी ब्रांड रिटेल इस देश में अगले 2-3 दशकों में इतना फैल जाता है कि चंद प्लेयर्स रिटेल को कंट्रोल करते हैं, तो किसी भी उपभोक्ता के पास ये ऑप्शन नहीं रहती कि उसके बाहर चल जा सके। फ्रैगमेंटेड मार्केट में कंज्यूमर चॉइस सबसे अधिक रहती है। जो डेवलप्ड देशों में बहुत समय लगा कंसोलिडेशन में, जिन देशों ने जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं थी, थाईलैंड जैसी, जिन्होंने हाल में एफडीआई अलाउ की अपने रिटेल में, वहां कुछ ही वर्षों में चंद एक खिलाड़ी हैं जिनके पक्ष में मार्केट कंसोलिडेट हो गई है। यू मे हैव 3 players कंट्रोलिंग 40% ऑफ द मार्केट। दूसरा, इसका जो बुनियादी सिद्धांत है कि नो वन प्लेयर शुड बी अलाउड टू डोमिनेट द मार्केट, उसमें उपभोक्ता का नुकसान है। इसका प्रत्यक्ष असर पड़ता है कि यह प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को समाप्त करता है। मल्टी ब्रांड रिटेल, इफ डीप पॉकेट्स कम इन, स्वीप्स असाइड कंपटीशन। आरंभ में इसमें जो रिटेल सेक्टर की जॉब्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हैं, उनके ऊपर प्रत्यक्ष असर पड़ता है। लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई यह है कि केवल रिटेल सेक्टर पर ही असर नहीं पड़ता, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब्स हैं, उनके ऊपर भी एडवर्स असर पड़ता है। डोमेस्टिक रिटेल परचेजेस डोमेस्टिकली। जो डोमेस्टिक रिटेल होता है वो स्थानीय बाजार से खरीदता है। जो इंटरनेशनल रिटेल प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल परचेजेस करते हैं, वो ग्लोबल परचेजेस करते हैं, क्योंकि उनका बुनियादी सिद्धांत होता है कि आप सबसे सस्ता खरीदिए और सबसे महंगा बेचिए। यू मस्ट बाय द चीपेस्ट एंड सेल द कॉस्टलीस्ट। And therefore, structured international retail buys internationally and globally. So the experience of countries world over has been that when players with deep pockets have entered the retail markets, it not only adversely affects retail jobs, it also affects manufacturing sector jobs. जहां तक प्राइसेस का संबंध है, जब मार्केट कंसोलिडेट होती है तो उसका असर यह होता है कि जिनकी जेब बहुत गहरी होती है, आप आरंभ में सस्ता बेचते हैं और जब प्रतिस्पर्धा को समाप्त करते हैं तो उसके बाद आप महंगा बेच सकते हैं, क्योंकि कोई दूसरा बचता नहीं है खरीदने वाला। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग। और इसी वजह से इन प्लेयर्स के खिलाफ अमेरिका जैसे समाज में भी सड़क के ऊपर भी विरोध हुए हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रीडेटरी प्राइसिंग। You initially sell low so as to eliminate competition, you take a hit, and then once there is nobody left to compete, you can raise your prices. ये तर्क देना कि भाई इसमें नए बाजार खड़े होंगे, दुनिया का अनुभव ये है कि ये जो मौजूदा बाजार है, they displace the existing market rather than create new markets. जो संख्या है रिटेल एस्टैब्लिशमेंट्स की, और इस पे आंकड़े उपलब्ध हैं जो दुनिया के अन्य देशों में क्या हुआ, द नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें दो तर्क इसके पक्ष में दिए जा रहे हैं। पहला यह दिया जा रहा है कि आप चाइना का उदाहरण देखिए, चाइना ने खोल दिया है। अब द एग्जाम्पल
कंपैरिजन विद चाइना इज मिसप्लेस्ड। ये गलत उदाहरण है। चाइना इस वक्त बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, इंडिया एक सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है। इसका सबसे अधिक लाभ चाइना को इसलिए हुआ है कि जो जितने ग्लोबल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं रिटेल के, वो चाइना से खरीदते हैं। चाइना इज द लार्जेस्ट सप्लायर टू वॉलमार्ट, और इसलिए चाइना में जब इतने बड़े प्लेयर्स को वो सप्लाई करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में लाभ होता है, और मिलियंस ऑफ जॉब्स इन चाइना आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस। चाइना ऑब्वियसली कैन नॉट से यू बाय फ्रॉम मी बट डोंट सेल इन माय कंट्री। अब हिंदुस्तान को तो ये लाभ है नहीं, उनके डोमेस्टिक परचेजेस बहुत मिनिमल होने वाले हैं हिंदुस्तान से, और इसलिए हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी कम होंगे, रिटेल जॉब्स भी कम होंगे। केवल एक तर्क इसमें और बचता है जो कुछ लोग दे रहे हैं कि किसान को लाभ होगा, क्योंकि किसान के खेत से लेकर उपभोक्ता तक ये सीधा बड़े रिटेल स्टोर ले जाएंगे और इसमें मिडलमैन एलिमिनेट होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जिसको बैक एंड चेन्स कह रहे हैं। अब बैक एंड चेन्स में 3 प्रकार की चीजें चाहिए। आपको ग्रामीण सड़कें चाहिए, आपको और शहरी सड़कें चाहिए, यू नीड रूरल एंड अर्बन रोड्स। उन सड़कों को बनाने में तो इन प्लेयर्स का कोई रोल नहीं है, सरकार का रोल है। आपको बिजली खूब चाहिए, कोल्ड चेन्स के लिए चाहिए, स्टोरेज के लिए चाहिए, स्टोर्स के लिए चाहिए। पावर जनरेशन में इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ पावर कंजम्पशन में रोल है। और तीसरा कि स्टोरेज और कोल्ड चेन्स चाहिए। यह तर्क सही है कि स्टोरेज और कोल्ड चेन्स चाहिए, लेकिन स्टोरेज और कोल्ड चेन्स चाहिए तो ये तो सरकार की प्राथमिकता भी होनी चाहिए। इस देश में जहां 60% लोग कृषि में जुड़े हुए हैं, राज्य सरकारों की, केंद्रीय सरकारों की, कि स्टोरेज इंक्रीज करें, कोल्ड चेन्स इंक्रीज करें। केवल वो आकर कोल्ड चेन बनाएंगे इस उम्मीद की वजह से द इंटायर फूड सप्लाई चेन ऑफ इंडिया विच मीन्स 17% of world's population, more than 1/6 of world's population, which in another decade or two will be the largest population in the world. So that cold chains can be created by them, we want to hand over our food security in the sense that the entire food supply chain of India is to be handed over to foreign players. I don't think our economy has reached that stage. Though the BJP has not been consulted on this issue, since the government is taking a decision, we think it's extremely important that we state our position. A small note stating all this is being circulated to you. Thank you. देखिए, हमने अपना स्टैंड सार्वजनिक किया है। देखिए, हमने अपना आपको स्टैंड दिया है, और डेमोक्रेसी में विरोध करने के जितने भी मीडियम्स हैं, संसद के भीतर, संसद के बाहर, क्योंकि ये कोई कानून तो इसमें बनना नहीं है, सरकार का नीतिगत निर्णय है, और इसलिए संसद के भीतर, संसद के बाहर अब अपना विरोध इस विषयों को लेकर निश्चित रूप से कर रहा है। और इसलिए हमसे वो विस्तृत चर्चा करते बेहतर रहता नहीं की है, लेकिन हमारा भी एक दायित्व है कि हम देश के सामने अपनी प्रतिक्रिया बतलाएं।